हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ पावर सिस्टम फर्स्ट। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले यूनिट नंबर थर्ड। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है और जो यूनिट नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है वन शॉट में। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आई हैव मेक अ वन प्लेलिस्ट फॉर वन शॉट ऑल्सो एंड देयर आई एम अपलोडिंग ईच एंड एवरी वीडियो। तो सबसे पहले हम अगर आपको बता दें कि यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ना क्या है, तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको सबसे पहले मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन, जो कि सैग पढ़ना है, कैटनरी कर्व पढ़ना है, कैलकुलेशन पढ़ना है, टेंशन वाइंड मतलब क्या इसका इफेक्ट होता है, मतलब कुल मिला के सबसे पहले बताएं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट सैग, सैग क्या होता है। दूसरा जो है मतलब वाइब्रेशन पढ़ेंगे, डैम्पर क्या होता है। उसके बाद ओवरहेड लाइन में कितने टाइप के इंसुलेटर यूज करते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन होता है। और सबसे लास्ट में देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए हमने 32 पेज में पीपीटी बनाया है। इसको भी मुझे लगता है कि मतलब वन शॉट में भी अप्रॉक्स 50 मिनट का ये होने वाला है वन शॉट। और मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट नंबर थर्ड है वो वन ऑफ द इजी यूनिट इन द पावर सिस्टम फर्स्ट। तो इस यूनिट को आप बिल्कुल अच्छे से देख के जाओ। और इसमें से मतलब कितने नंबर का आता होगा, 7 से 10 नंबर में भी। 8 से 10 नंबर का तो आता ही होगा एग्जाम में, 8 से 10 नंबर आपके पक्के हैं। लेकिन आपसे यही कहूँगा कि लास्ट में जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर जो स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालते हैं, जो कि आपके बुक या इफ़ आई टॉक अबाउट क्वांटम तो उसमें समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जो कंटेंट लिया है, आप जानते होंगे कि आई डिड माई डिप्लोमा ऑल्सो एंड करेंटली आई एम लेक्चरर स्टूडेंट इन बीटेक। तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों का बुक मैं पढ़ता हूँ, मतलब डिप्लोमा का मैंने पढ़ा है और बीटेक पढ़ रहा हूँ। तो जहाँ से मुझे समझ में आता है और दोनों का कम्बिनेशन, दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा आउटपुट निकाल के वो मैं आपको कंटेंट देता हूँ। तो जो स्ट्रिंग इफिशियंसी लास्ट में जो आपको पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग इफिशियंसी से न्यूमेरिकल भी आता है। तो जो मैं आपको आज कंटेंट देने वाला हूँ, ये जब भी देता हूँ वो दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो आप समझते होंगे कि डिप्लोमा प्लस बीटी का कम्बिनेशन देके मैं वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे जैसे कमेंट्स आप लोग के आते हैं उससे तो इतना मुझे महसूस या मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, मेरे को जैसा अच्छा लगे, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप अच्छे नंबर लाएं, मैं अच्छा नंबर लाऊं, सबका भविष्य बने, यही मेरा एम है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। यूनिट नंबर थर्ड, तो चलिए यूनिट नंबर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैग क्या होता है। उससे पहले हम बता दें कि आप जानते हो कि हमने लेक्चर भी डालते थे, तो ये लेक्चर नंबर 13 का मतलब पीपीटी है। तो सभी पीपीटी को कंबाइन करके जो चीज़ें हमने छोड़ा था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि देयर वाज माय एग्जाम, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग ऑल द टॉपिक। आई वाज मतलब अपलोडिंग ओनली दैट टॉपिक व्हेन आई वाज अपलोडिंग, मतलब जब मैं अपलोड कर रहा था तो केवल उस टॉपिक को अपलोड कर रहा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो है हमारा एग्जाम है, यू नो कि आई एम अपलोडिंग द वन शॉट फॉर AK ट्यू। वन शॉट मीन्स सभी टॉपिक को कवर करना 1 घंटे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टॉकिंग सो मच थिंग। सो सैग क्या होता है, सैग का डिफिनीशन 1 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैग में 2 डेरिवेशन हम बताएंगे, उस डेरिवेशन को समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में तो मैं आएगा, 100% आएगा, मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर समझ में ना आए तो उसे रट लीजिए, क्योंकि वो 7 नंबर में आता ही आता है, राइट। तो सैग क्या होता है, देखिए सैग यहाँ से फिगर से आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं समझा ना सकूँ, मतलब लिखना कम है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको बहुत ही डेडिकेट होकर देखना पड़ेगा वीडियो। द डिफरेंस बिटवीन द लेबल, मतलब द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। देखिए ये जो है पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, ये है वायर, ठीक है। वायर का ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। तो द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट और जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, जो ये डिस्टेंस है, मतलब जहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ इसका लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर का, उसी को हम सैग के नाम से जानते हैं। मतलब कितना, मतलब नीचे कितना, ऐसे जो कर्व है ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट से कितना नीचे है, मतलब कितना इसका स्लोप या ढलान कह सकते हैं, इसको हिंदी में शायद झाल कहते हैं, कितना मतलब नीचे है उसी को हम सैग कहते हैं। तो ये जो है सैग है, मतलब ये इतना डिफरेंस पॉइंट ऑफ सपोर्ट से यहाँ तक की सैग है। और जो ये डिस्टेंस है वन पोल टू अनदर पोल, इसे स्पैन लेंथ कहते हैं, राइट। ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा सैग हो गया, ये हमारा स्पैन लेंथ हो गया, राइट। तो आगे अगर हम देखें तो 2 डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सैग क्या होता है। अब सैग जो है 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले देखिए कैसे, ये सैग दोनों मतलब सेम लेवल का है, ठीक है। अब मान के चलिए एक हमारा टावर यहाँ पे छोटा सा, चाहे एक बड़ा सा, एक टावर यहाँ पे बड़ा सा, तो यहाँ से भी सैग हो सकता है ना।
तो ये भी सैग मतलब पॉइंट, ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं, लेकिन ये अनइक्वल लेवल पे है। तो दोनों का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डेरिवेशन देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यही लिखा है कि सपोर्ट एट इक्वल लेवल। देखिए हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों जो है इक्वल लेवल पे हैं, दोनों को हमने डिवाइड किया हाफ हाफ पार्ट में। तो ये हमारा स्पेन लेंथ L/2 अब हमें इस जो कंडक्टर है इसके पी पॉइंट पे हम पहले सेग निकालते हैं, सेग कितना है, उसके बाद डिराइव करेंगे कि हमारा इस मतलब कितना सेग आता है इक्वल अनइक्वल लेवल पे, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने बताया जो आपका एल है, पूरा ये डिस्टेंस एल जो है वो स्पेन लेंथ का नाम जानते हैं। डब्लू जो है यहाँ पे डब्लू आपको दिख रहा है, वेट ऑफ कंडक्टर। आप जानते हो कि कभी भी वेट ऑफ कंडक्टर जो होता है वो डाउनवर्ड ही लगता है। ये जो है टेंशन, ये जो टील दिख रहा है इधर टेंशन, ये टेंशन मतलब वायर में कितना, कंडक्टर में कितना टेंशन हो रहा है। और इस पर सैग, ये हमारा सैग है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सैग। तो देखिए सैग के लिए क्या करेंगे, टेकिंग द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट एट पॉइंट पी, हमने बोला पॉइंट पी पे हम सैग निकालेंगे, टी इंटू वाई। देखिए ये क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, एक बार आपको दिखाते हैं। इधर टी है और इधर वाई है, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो टी जो है मतलब ये वाई जो है डब्ल्यू एक्स के बराबर है, और ये और जो हमारा डब्ल्यू है वो x/2 के मतलब करस्पॉन्डिंग है। इन दोनों को जब इक्वल लेंगे और जब इक्वल लेने के बाद इक्वेट करेंगे, देखिए बताया ना, ये टी जो है टेंशन है, वाई जो है मतलब वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो है टेंशन है, दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू आएगा। यहाँ से अगर वाई हम निकालते हैं, वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से W x² / 2t। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम सैग हमें निकालना है, मतलब कितना डीप हो रहा है, मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई जो है वाई एट अदर प्लेस, मतलब यहाँ पे वाई इक्वल टू सैग ले लेंगे, जो छोटा सा मतलब छोटे से पॉइंट जो हम पॉइंट पी के लिए यहाँ पे निकाल रहे थे, अब पूरे कंडक्टर के निकालेंगे। पूरे कंडक्टर पे कितना हमारा सैग हो रहा है, इसलिए वाई जो है इसके इक्वल हो जाएगा, और एक्स जो हमने पूरा स्पैन लेंथ को हमने L/2 में डिवाइड किया था उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, L/2 मतलब जो हमारा एक्स था उसको L/2 हम ले लेंगे, हाफ पार्ट में हम सैग निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब हम वाई इक्वल टू यहाँ पे वाई इक्वल टू एस रखेंगे और एक्स की वैल्यू L/2 रखेंगे, तो हमारा फाइनली ये सैग का फॉर्मूला हो जाएगा, सैग इक्वल टू WL² / 8t, WL² / 8t। देखो कुछ नहीं आता है, अगर सैग आता है ये आपको मालूम है, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आधा नंबर मिल जाएगा। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत भरमा लो यार, ये तो आपको आना ही चाहिए भरमाना। मतलब कौन सा एक कम्पिटेटिव एग्जाम है कि इसमें मतलब पूरा 100% तुम्हें सही करना है। ये तो आपका थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी लिखो, मतलब नहीं समझ में आ रहा है बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ऊपर कुछ भी कैसे भी सैग बना हुआ है ऐसे वैसे। अगर 7 नंबर का है तो 4 नंबर तो को टीचर दे ही देगा। तो देखो मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, 3 साल डिप्लोमा का और 2 साल कह सकते हैं, 2 साल हमारा अभी 2 साल नहीं, एक ही साल, मतलब 4 साल का जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम रिटन एग्जाम। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका बैक लग रहा है, अगर आप 1 शॉट देख रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर यू वांट टू पास द एग्जाम, तो जो क्वांटम के लास्ट का 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसे पूरा रट लो, और जो मैं बता रहा हूँ इसमें से थोड़ा बहुत जो ये हम फार्मूला बता रहे हैं इसको याद कर लो, और जब भी सैग आए तो ये फार्मूला ज़रूर लिख दो, थोड़ा बहुत मतलब अपने दिमाग से कुछ बना के लिख दो, तो आपके बैक तो नहीं आएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ कि 70 में आप अगर जितना मैं कह रहा हूँ उतना करोगे तो 30+ तो आ ही जाओगे, 30+। सोचो एक दिन पढ़ने में आप 30+ लाओगे, और मैं पूरा पढ़ा के यही मेरा आता है स्कोर 50+ ही आएगा, या 50 मतलब 40-50 के बीच में ही रहता है। तो जस्ट अबाउट यू कैन थिंक एक दिन में कैसे पढ़ें। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सपोर्ट एट इक्वल लेंथ, हम सैब निकालेंगे। तो वही एल जो है, एल बराबर स्पैन लेंथ होता है, एच बराबर डिफरेंस बिटवीन द मतलब 2 कंडक्टर। यहाँ पे देखिए जो हमारा सपोर्ट एट इक्वल लेंथ, देखिए सैग हमने निकाला ये इक्वल लेंथ के लिए था, ठीक है, इक्वल लेंथ के लिए इतना ही आएगा। उसके बाद अगर अनइक्वल लेंथ की बात करें, देखिए यहाँ पे कैसे समझाएं आपको। देखिए हमारा एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ है, यहाँ से कंडक्टर हम ऐसे ले गए हैं, तो देखिए हमारा सैग जो है इक्वल लेवल पे नहीं है ना, इक्वल लेवल पे नहीं है, तो ये हमारा सैग 1 मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा सैग 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सैग 2 हो जाएगा। जो डिफरेंस है देखिए ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो ये सैग 1 हो गया, इस मतलब पोल के लिए यहाँ से यहाँ तक सैग 2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस S1 और S2 के डिफरेंस को हम H से देंगे, मतलब कितना हाइट है सैग का। फिर से यहाँ तक ये x1 हो गया, ये दूरी जो है x2 हो गया, और पूरा जो हो गया L जो हो गया स्पैन लेंथ हो गया। देखिए एग्ज़ाम जब भी आप दे रहे हैं तो वेयर एज लेट हम आपने क्या सपोज किया ये ज़रूर लिखो, डायग्राम जरूर बनाओ, एम आई राइट। चलिए आगे हम देखते हैं कैसे इसको हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए S1 मतलब सैग 1 के लिए अभी हमने पढ़ा था, देखिए जब हम सैग निकाल रहे थे तो हमने पढ़ा था कि S इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 2t। ठीक है, तो हम जब x1 के लिए निकालेंगे तो x मतलब s1 के लिए निकालेंगे तो x1 लिखेंगे, और जब s2 के लिए साइड निकालेंगे तो s2 रखेंगे। ठीक है, और हमें मालूम है कि x1 प्लस एक्स टू बराबर एल है। देखिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। आप लोग कहते हैं कि वाई यू आर जस्ट नचाइंग द PDF, नचाना पड़ता है मेरे दोस्त, क्या करूँ मैं, इट्स माई कंपल्सन। तो x1 प्लस एक्स टू जो है एल के बराबर है। ठीक है, और ये जो है s1 s2, देखिए एक बार में आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट अब यूज करूँगा s2 माइनस s1। देखिए s2 माइनस s1 जो है h के बराबर है ना, ये h के बराबर है। तो यही वैल्यू जब हम नीचे पुट करेंगे, देखो यहाँ से s1 का वैल्यू ये, s2 का वैल्यू ये है, s2 माइनस s1 इतना आ गया हमारा। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप जानते होंगे कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, राइट। तो यहाँ से हमारा s2 माइनस s1 जो है वो h के इक्वल है था ना, h के इक्वल। और ये यहाँ से जब हम इसको x2 x1 को दो पार्ट में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे जब तोड़ा, तो x1 प्लस x2, अभी आपने देखा x1 प्लस x2 जो था एल के बराबर था, तो यहाँ पे एल हमने पुट किया, s1 माइनस s2 यहाँ पे h बता रहा है, तो h बराबर हमारा क्या आया, देखिए यहाँ से h बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर 2t बाई x1 माइनस x2। मुझे बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नाउ x2 माइनस एक्स हम निकालेंगे तो हमारा x2 माइनस एक्स इतना आ गया, और x1 प्लस एक्स हम जानते ही हैं कितना है, एल के बराबर। तब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब मतलब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x1 की वैल्यू कितना आएगा, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, x2 इक्वल टू, आप इक्वेट करके देख लेना, L/2 TH बाई WL। ठीक है, और x1 की वैल्यू हमारा माइनस में आएगा, सेम होगा बस माइनस में आएगा। तो ये थोड़ा रट लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट लो कि x1 जो होगा माइनस में आएगा, x2 जो होगा प्लस में आएगा, WL स्क्वायर, मतलब ये रट लो वैल्यू। और अगर जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके चले गए तो 7 में 7 तो आएगा ही आएगा। टीचर कहाँ आपका नंबर काटेगा जब आप सही लिखोगे, तो सोचो। लेकिन हाँ, हर चीज़ सही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत राइटिंग पे नंबर काटेगा, राइटिंग अगर काटेगा तो 7 नंबर का है तो 5 नंबर देगा या 6 नंबर देगा। लेकिन हाँ, ये तो है कि 70 नंबर का है तो 50 प्लस तो आ ही जाओगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन हमारा सैग है इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा वायर है, ओवरहेड लाइन है, इस पर अभी जो है मौसम जानते हैं ये कोहरा का है। ठीक है, तो जो कोहरा पड़ रहा है अगर हमारे ये ट्रांसमिशन लाइन पे पड़ेगा तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, या इस पर अगर आइस जमा हो जाएगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा। तो इसके कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, या हवा बहने लगे बहुत तेज़, तो इसके भी कुछ मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन के सैग पे पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये चीज़ें जो है शायद हमने अपने लेक्चर वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम भी सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपको भी हम कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ आइस क्या होता है, व्हेन ट्रांसमिशन लाइन इज कोटेड विथ आइस द थिकनेस ऑफ, ऑब्वियसली जैसे मान के चलो ये हमारा कंडक्टर है, जब इस पर आइस जमा हो जाएगा इधर से भी तो इसका एरिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यही लिख रहा है, द साइज ऑफ कंडक्टर इंक्रीज एंड वेट भी उस पर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो है मतलब आइस जमने का दिस कजेज इंक्रीज द वेट ऑफ कंडक्टर, और इंक्रीज करने से क्या होगा, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। जैसे हम देखिए सपोज ये हमारा कंडक्टर है और इतना लेयर जो हो गया ये आइस का हो गया, ये जो है थिकनेस हो गया आइस का, ये जो है डायमीटर हो गया इतना हमारा कंडक्टर का, तो ये टी और ये टी और ये पूरा डायमीटर हो गया अब कंडक्टर का, न्यू कंडक्टर का। तो नाउ इसकी कुछ डेरिवेशन है जो कि हम समझेंगे। देखिए यहाँ से आगे हम चलेंगे तो इसका डिराइव करेंगे कि पूछता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर आइस इतना जमा हो गया तो सैग या वाइंड प्रेशर जो भी है सब चीज़ हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन ट्रांसमिशन लाइन, पहला जो हमने आइस का पढ़ा, दूसरा वाइंड प्रेशर। जब वाइंड हॉरिजॉन्टली बहेगी तो क्या होगा, हमारा कंडक्टर जो होगा मतलब सर्कुलेशन या कह सकते हैं ऑक्सीलेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण भी इफेक्ट पड़ता है, राइट। जैसे आप आगे हम बताएं, देखिए यहाँ से हम डिराइव करेंगे इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ये देखिए नया PPT है, पहले जैसे जैसे मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे जैसे मैंने अपना काम स्टार्ट किया, देख सकते हैं PPT भी बनाने मुझे आ गया। तो अब मैं PPT से अच्छे आपको कंटेंट देने की, आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लाइफ में आप जितना सीख सको उतना कम है। सीखते रहो, सिखाते रहो, तभी आप जाके बहुत आगे बढ़ोगे। अन्यथा देखो, अगर आप केवल सीखने में विश्वास करते हो तो शायद उतना आगे ना निकल पाओ जितना आगे जब सीख के सिखा दोगे किसी को। तो जानते ही हो कि किसी को सिखाने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो पॉजिटिव थिंकर बनो, और सीखना ही नहीं, किसी को सिखाने की अपना मोटिव रखो, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन ट्रांसमिशन लाइन।
तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, इफेक्ट ऑफ आइस का क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि व्हेन, मतलब वही जो हमने बताया था वही लिखा हुआ है। सीधे हम डेरिवेशन पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं, ये लेक्चर वीडियो नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट रिवीजन पर्पज आई एम अपलोडिंग। तो रिवीजन के पर्पज से अगर हम बताएं तो देखिए हमारा, हमने अभी बताया ये डी है, ये दोनों तरफ हमारा थिकनेस हो गया, ये हमारा थिकनेस है और ये डायमीटर है, ये न्यू डायमीटर है, राइट। तो यहाँ से कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 2t, इधर भी टी इधर भी टी, तो यहाँ पे आपने देखा डी इक्वल टू डी प्लस स्मॉल डी प्लस 2t। एंड एरिया ऑफ कोटेड कंडक्टर, तो अब जो है एरिया ऑफ कोटेड कंडक्टर क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर, क्योंकि नया डायमीटर देंगे तो ये हमारा जो हो गया एरिया ऑफ कोटेड कंडक्टर इज इतना। तो नाउ एरिया ऑफ कवरिंग, मतलब कितना कवर किया हुआ है, तो जो नया डायमीटर है उसमें से हम पुराना वाला डायमीटर को, सॉरी, एरिया को घटाएंगे। तो मतलब नया न्यू हमारा जो एरिया था वो इतना है और पुराना वाला हमारा पाई/4 डी स्क्वायर। जब दोनों में से पाई/4 हमने कॉमन किया तो ये हमारा न्यू जो है ड्यू टू आइस कितना हमारा एरिया कवर हुआ ये निकला, ठीक है। तो नाउ देखिए जो डेंसिटी ऑफ आइस होता है, इतना याद कर लो कि डेंसिटी ऑफ आइस हमेशा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इतना ही लोगे, 915 मतलब 915 केजी मीटर क्यूब। है द टोटल वेट ऑफ आइस, मतलब टोटल वेट ऑफ आइस निकालेंगे कि जो हमारे कंडक्टर पे आइस जो जमा हुआ है वो कितना जमा हुआ है। तो इसके लिए जो हमारा एरिया है उसको 915 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर में आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए 915 पाई/4, ये हमारा जो स्मॉल कैपिटल डी इक्वल टू कितना आया था, स्मॉल डी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो वेट ऑफ आइस हमारा आएगा 915 पाई टी इंटू डी प्लस टी। ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे। देखो मैं न्यूमेरिकल तो नहीं बता सकता क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक एक न्यूमेरिकल बताऊं, और मतलब ये बिल्कुल अब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो मैं आपको बस एक ही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास क्वांटम है, आपके पास बुक है, जहाँ से भी आप न्यूमेरिकल अगर लगाने चाहते हो आप लगाओ। लेकिन मैं तो न्यूमेरिकल ना लगाता हूँ ना लगाऊंगा क्योंकि मुझे थ्योरी अच्छा लगता है और थ्योरी सही में नंबर गेन कर लेता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ वाइंड प्रेशर। देखो न्यूमेरिकल लगाने का कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ घाटे हैं। अगर बताऊँ तो न्यूमेरिकल अगर सही हुआ तो 5 नंबर, अगर 5 का गलत हुआ तो 0। बढ़िया है कि थ्योरी लिखो हाँ बिल्कुल है कि थ्योरी लिखोगे तो 5 का है तो 3 तो मिलेगा ही, कुछ भी लिखोगे 3 या 2 मिलेगा, लेकिन उसमें गलत हुआ तो पूरा गलत होगा। तो भैया रिस्क नहीं लेने का, जो भी है अच्छे से करने का। इफेक्ट ऑफ वाइंड प्रेशर, द वाइंड फ्लो हॉरिजॉन्टली आप जानते हैं एंड मतलब इसके कारण भी जो है हमारा परपेंडिकुलर जो है कंडक्टर पे मतलब प्रेशर लगता है। यही बताया हुआ है कि जो हमारा ये वाइंड है, ये हमारा विंड है और ये हमारा कंडक्टर है, इस पर जब विंड जाएगा तो इस पर मतलब परपेंडिकुलर क्या प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ से इसके भी कुछ डेरिवेशन है जो कि हम देखते हैं। देखिए यहाँ से डब्ल्यू जो है विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब विंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, वाइंड प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रोजेक्टेड सर्फेस एरिया, मतलब यही लिया है कि इसका भी डेरिवेशन करके निकालेगा कि जो हमारा विंड पे कितना प्रेशर लग रहा है। विंड फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी जो है प्रेशर है, पी जो है प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, वाइंड प्रेशर इन केजी मीटर स्क्वायर। तो हमारा अगर विंड पे कितना प्रेशर लग रहा है इसको निकालने के लिए P इंटू डी प्लस 2t, मतलब P इंटू कैपिटल डी लिख सकते हो, राइट, P इंटू कैपिटल डी, ये प्रेशर हो गया। और हमारा न्यू डायमीटर पे कितना हमारा प्रेशर लग रहा है विंड का, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। नाउ हमने आइस के लिए निकाला, हमने विंड के लिए निकाला कितना वेट है, उसके बाद अब दोनों को कंबाइन करके निकालेंगे आइस और विंड का। जब आइस और विंड का निकालेंगे तो यहाँ से समझ लीजिए ये जो है हमारा मतलब जो आप जानते होंगे कि हवा जो है हॉरिजॉन्टली होता है और जो हमारा आइस जो होता है, आइस के लिए वेट जो है नीचे के लिए हॉरिजॉन्टली लगेगा। दोनों का ये जो है टोटल मतलब कितना वेट होगा कंडक्टर का, यहाँ से हम निकालेंगे। तो यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। जो ये हमारा W है, W ये आइस के लिए हो जाएगा और ये हमारा विंड के लिए हो जाएगा। दोनों को जब मतलब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल विंड आ जाएगा। जब टोटल विंड आ जाएगा तो यहाँ से हमने मतलब हमें टोटल मतलब वेट ऑफ कंडक्टर कितना हुआ दोनों, जब मान के चलिए किसी भी सैग है ये, ठीक है, इसमें हवा भी बह रहा है और आइस भी इस पर जमा है, तो दोनों के कारण हमारे कंडक्टर पे कितना वेट लग रहा है, कितना वेट एग्जिस्ट हो रहा है, वो निकालने के लिए ये फार्मूला है। और ये फार्मूला याद रखेंगे तो डब्ल्यू टी निकल जाएगा। जब टोटल डब्ल्यू टी निकाल लेंगे तो वही जो ये सेक का फार्मूला है, सेक के फार्मूला में रखेंगे। सेक अपने हमने बताया W L²/8t होता है। तो यहाँ से जो आपने W निकाला, W टोटल टी और स्पैन लेंथ मालूम रहेगा आपको, 8 जो है कांस्टेंट है, टी जो है, तो आपको सैग निकल के आ जाएगा कि सैग मतलब देखो
सबसे आसान तरीका से बताऊँ तो अगर हवा नहीं बह रहा है, अगर इक्वल सपोर्ट है तो हमारा सैग इतना है, लेकिन अगर इस पे हवा बहा, इस पे आइस जमा हो, थोड़ा सा नीचे जाएगा ना हमारा सैग, तो वही हमें कैलकुलेट करना है कितना सैग में डिफरेंसेज होता है जब आइस और हमारा हवा बहता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है 20 मिनट लगा इसको, लेकिन हमने बहुत अच्छा सबको समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हो यार, हर चीज़ मैं नहीं बताने वाला क्योंकि देखो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है। टेन थीटा निकालने के लिए यहाँ से देखो ये जो हो गया टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर ये हमारा इतना हो गया, डब्लू डब्लू देखो, डब्लू वाइंड और वेट अपन ये जो है यहाँ से ये वाला ले लेना, और उसके बाद डब्लू टी जोड़ के और यहाँ से आप अपना टेन थीटा निकाल लेना। तो यहाँ से अगर स्लोप निकालने के लिए कहा है कि स्लोप कितना चेंजेस हो रहा है, यहाँ से निकाल लेना। अब आते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है भैया, वाइब्रेशन से तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग मतलब क्या कह सकते हैं, फैमिलियर हो गए। वाइब्रेशन मीन्स अंडर वाइडली वाइब्रेशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब हवा अगर तेज बहे जिसके कारण कंडक्टर जो होगा मैकेनिकली वाइब्रेट होगा, जिसके कारण जो होगा हमारा जो है सच वाइब्रेशन ऑकर है ना फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड मोड, मतलब कुछ वाइब्रेशन आने के कारण हमारे क्या लिखा हुआ है, सच वाइब्रेशन कैन हैव डिफरेंट, मतलब जो वाइब्रेशन आते हैं उनके डिफरेंस एम्पलीट्यूड होता है, मेड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये हम देखने वाले हैं। टाइप ऑफ वाइब्रेशन कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन वर्टिकल प्लेन, मतलब वर्टिकल प्लेन में टाइप ऑफ वाइब्रेशन कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे रिड्यूस करते हैं। सबसे पहला जो वाइब्रेशन होता है उसको एगो लाइन कहते हैं। द वाइब्रेशन एगो लाइन जो होता है वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज 5 से 50 हर्ट्ज जब हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है कंडक्टर में तो ये आता है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी इतना रहती है तो हमारा कंडक्टर जो वाइब्रेट करता है, और विथ एम्पलीट्यूड वेरिंग एम्पलीट्यूड 2 to 5 सेंटीमीटर। देखो कुछ भी याद ना हो लेकिन अगर ये रेंज आपको याद है तो आप एग्जाम में जब ये लिखते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है आपके एग्जामिनर के ऊपर जो आपको काफ़ी चेक करता है। तो सब चीज़ भूल जाओ लेकिन ये जो डेटा दिया हुआ है उसको याद रखो। मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट क्यों करूँ यार, ये तुम पढ़ रहे हो, मैं थोड़ा मेरे को क्या, तुम याद करो चाहे ना करो मैं रिक्वेस्ट क्यों करूँ, मतलब इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखो कि ये जो चीज़ है आप अपने एग्ज़ाम में रखोगे अपने कॉपी में तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा, जो कि टीचर जब चेक करेगा तो अच्छा लगेगा उसको और नंबर अच्छा आपको देगा। तो पहला जो है एओ लाइन वाइब्रेशन है, और दस दिस वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो है हमारा एओ लाइन वाइब्रेशन कब होता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और लो एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन होता है इसमें। और ये जो होता है केवल और केवल 2 से जब 40 किलोमीटर पर आवर का हमारा हवा बहता है तो एओ लाइन वाइब्रेशन हमारे कंडक्टर में होता है। और इसको मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करने के लिए हम बंडल कंडक्टर, कल हमने बताया था कि बंडल कंडक्टर ऐसे होता है और इसमें हम बंडलिंग करते हैं। तो हमारा बंडल कंडक्टर लगाने से एओ लाइन जो वाइब्रेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। डैम्पर यूज करने से, क्लैंपिंग यूज करने से हम ये जो एओ लाइन वाइब्रेशन है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ दूसरे टाइप के जो वाइब्रेशन होता है वो गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर या डांसिंग ऑफ कंडक्टर, मतलब ऐसे हमारा कंडक्टर ऊपर नीचे आवाज़ होने लगा, जो गैलोपिंग या हम डांसिंग ऑफ कंडक्टर कहते हैं। जो ये हमारा जो मतलब हमारा जो गैलोपिंग ऑफ कंडक्टर या डांसिंग ऑफ कंडक्टर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड, इसका फ्रीक्वेंसी अगर लो रहता है लेकिन हाई एम्पलीट्यूड जो है ज़्यादा होता है, तो ये हमारा जो है गैलोपिंग या डांसिंग ऑफ कंडक्टर के नाम से हम जानते हैं। दिज ऑक्सीलेशन, दिज मतलब ऑक्सीलेशन जो होता है कंप्लीट स्पेन ऑफ कंडक्टर, पूरा मतलब ये जितना कंडक्टर है पूरा होता है, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर है वाइब्रेशन पूरा होगा, तो ये जो है मतलब ये जो हमारा है जीरो से मतलब इतना कम हमारा फ्रीक्वेंसी हो और एम्पलीट्यूड जो है 6 मीटर तक, सोचो 6 मीटर तक इसका मतलब एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर ये हमारा वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो हमारा कंडक्टर टूटने का भी खतरा है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए लिखा है देयर इज़ नो मेथड बाई विच गैलोपिंग कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन क्लिंग कंडीशन हाइट ऑफ कंडक्टर इज डिजाइन प्रॉपरली, मतलब जो हम गैलोपिंग जो हमारा वाइब्रेशन है इसको इम्प्रूव करने का कोई मेथड नहीं है, लेकिन इसके डिज़ाइन को प्रॉपरली किया जाए। जब हम सैग मतलब जब हम ट्रांसमिशन लाइन को इरेक्ट करते हैं तो डिज़ाइन को अगर ध्यान में रखते हुए हम करेंगे तो ये वाइब्रेशन को कम से कम किया जा सकता है। देखो वाइब्रेशन कम करने के लिए वाइब्रेटिंग डैम्पर्स का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटिंग डैम्पर आर डिवाइस विच यूज टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर फॉलोइंग डिवाइसेस, मतलब ये हमारा डैम्पर जो होते हैं, एक पहला जो डैम्पर है वो आर्मर रॉड होता है। जैसे ये आप देखो ये आपका हमारा कंडक्टर जा रहा है, ये हमारा मतलब ऐसा
डिवाइस होता है जो हमारे आर्मर रॉड की तरह होता है, और ये हमारे देखो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो है वाइब्रेशन को कम करता है। मतलब ऐसे, अब कैसे मैं समझाऊँ, इसका फिगर नहीं है मेरे पास, कभी ट्रांसमिशन लाइन में देखना ऐसे आपको दिख जाएगा छोटा छोटा। ये जो होता है वाइब्रेशन को कम करने के लिए होता है। जो आर्मर रॉड होता है वो स्पायरल, मतलब स्पायरल लेयर का होता है, स्मॉल राउंड एंड टेपर ऑफ द इंड के टेपर में होता है। और ये जो होता है, जो हमारा स्टेज ऑफ कंडक्टर है उसको रिड्यूस करने के लिए, और एम्पलीट्यूड जो होता है और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। मतलब ये जो होता है, जो आपका आर्मर रॉड होता है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइड एक्सलेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर क्या होता है ये मैं नहीं बताने वाला, मुझे मालूम है, क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। फ्लैश ओवर बताने के लिए कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट, और वीडियो का लेंथ। मतलब फ्लैश ओवर क्या होता है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा वोल्टेज जनरेट होता है तो उसको भी क्या करता है, ये फ्लैश ओवर होने से क्या करता है, मतलब बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक विज डैम्पर, ये जो देख सकते हैं ये भी डैम्पर है, जो कि मतलब ऐसे लगाया जाता है। ये तो आप देख ही लोगे किसी ट्रांसमिशन लाइन में, जो 132 kV का ट्रांसमिशन अगर आपके आसपास जाता होगा, कंडक्टर के ऊपर देखना ऐसे लगाया जाता है। ये जो होता है वाइब्रेशन क्या करता है, शॉक, मतलब वाइब्रेशन शॉकिंग होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से हमने आपको वाइब्रेशन कितने टाइप के होते हैं, वाइब्रेशन कैसे इंप्रूव करते हैं, उसको हमने बताया। नाउ हम चलते हैं, जो हमारा, जो हमने जब लेक्चर हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने 14th वीडियो लेक्चर में टाइप ऑफ इंसुलेटर पढ़ाया था। तो अभी हम आपको टाइप्स ऑफ इंसुलेटर बताने वाले हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसुलेटर हम क्यों यूज करते हैं। क्योंकि मतलब इंसुलेटर एक ऐसा हमारा प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है जो कि डू नॉट फ्लो फ्रीली, मतलब इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है कि वो फ्लो ना हो, करंट ना लगे। जैसे मान के चलिए हमारा कॉपर कंडक्टर है, इसके ऊपर हम इंसुलेशन लगा देते हैं प्लास्टिक का, तो इसके ऊपर हम जब लगाते हैं तो इसके ऊपर हमारा फ्लो नहीं होता है जो इलेक्ट्रिक पावर है, तो हम आराम से इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे घरों में कहीं भी आप जानते होंगे जो वायर देखते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो भाई हम इंसुलेशन क्यों लगाते हैं, इसका लगाने का क्या रीज़न है, सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो अ परफेक्ट इंसुलेटर डज नॉट एग्जिस्ट, बट सम मटेरियल सच एज ग्लास, ये याद रखो, ग्लास, पेपर, टेफलॉन विच आर हाई रेजिस्टिव आर गुड इंसुलेशन। जो पेपर होता है, इम्प्रेग्नेंट पेपर होता है, टेफलॉन होता है, इनकी रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये गुड इंसुलेटर होता है। जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। और हमारा काम ही है इंसुलेटर लगाने का कि हम इलेक्ट्रिसिटी को रोकना चाहते हैं, वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर आर यूज्ड, वही लिखा है, इंसुलेटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू सपोर्ट एंड सेपरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अलाउ करंट थ्रू देमसेल्फ। मतलब सपोर्ट के लिए भी हम कंडक्टर इंसुलेटर का यूज करते हैं फॉर कंडक्टर। सो नाउ टाइप ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं, 27 मिनट हो गया। टाइप ऑफ इंसुलेटर, जो इंसुलेटर जो होते हैं वो मेनली बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अगर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम 4-5 भी इंसुलेटर लिख देते हैं तो अच्छे नंबर में पा जाएंगे। पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, सस्पेंशन टाइप क्या होता है, स्ट्रेन टाइप क्या होता है, सेकल टाइप इंसुलेटर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर। अगर पाँचवा बदले तो ग्लास टाइप इंसुलेटर होता है, जो कि हम इस पीपीटी में लिए हुए हैं, सब आपको हम बताते हैं लाइन बाय लाइन। जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, देखो ये देखे हो गया, ऐसा इंसुलेटर होता है, ठीक है। पिन टाइप ये जो होता है सिरेमिक या मतलब जो चाइना डिश होता है उसका बना होता है। और हम सपोर्ट के लिए देखो, ये पिन टाइप, यहाँ पे पिन लगा होता है, अभी आगे हम दिखा दे रहे हैं, देखो ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है। 1 मिनट, पिन टाइप इंसुलेटर, हाँ देखो ये पिन टाइप होता है, और इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे कंडक्टर ऊपर जाता है और इसमें फंसता है, इसलिए हम इसको पिन पिन मतलब फंसाना, पिन टाइप इंसुलेटर कहते हैं। जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसके कुछ हम मतलब मेरिट और डीमेरिट देखते हैं। सबसे पहला जो है, ये जो है ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर या वुड, पोर्सलिन से बना होता है, जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है। और पिन टाइप इंसुलेटर, हम नाम क्यों पिन टाइप, क्योंकि नेम क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि इसमें क्रॉस आर्म होते हैं और वो फंसाने का काम करता है हमारे कंडक्टर को। मतलब ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है ये मतलब कम रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में अप टू 30 kV भैया। देखो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट ही कर देता हूँ कि इसको आप याद कर लो। जो पिन टाइप इंसुलेटर है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या इन फ्यूचर आप किसी भी चीज़ का तैयारी करो, पिन टाइप इंसुलेटर का रेटिंग आपको याद ही रहना चाहिए। तो क्यों ना आप अभी याद करो। जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, सबसे पहला इंसुलेटर जो होता है, आप देख रहे हो फिगर, ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ये लो रेटिंग 33 kV तक ही यूज किया जाता है, और एक पिन टाइप जो होता है 1000 किलो मतलब वोल्ट को दर्शाता है। तो आप आगे पढ़ोगे, मतलब जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन देखते हो, अगर वहाँ 11 ऐसे पिन टाइप लगे हैं तो 132 समझ लेना, 3 लगे हैं तो 11 से गुणा करके समझ जाना कितना केवीए का हमारा ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है। तो पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो 33 kV तक यूज किया जाता है। और मतलब 33 के बाद अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसका साइज जो होता है बहुत बल्कि हो जाएगा और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसीलिए 33 kV के बाद हम
पिन टाइप का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ इंसुलेटर अगर हम पढ़ें तो अनदर टाइप ऑफ इंसुलेटर जो होता है वो जो होता है ये जो होता है सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। देखो सस्पेंशन देख रहे हो ना, पिन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसको सीरीज में लगाते हैं और इसको नीचे मतलब लटका हुआ होता है, इसलिए इसको सस्पेंशन कहते हैं। और यहाँ से हमारा जो है कंडक्टर जा रहा है, देखो यही आर्मर रॉड है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ से वाइब्रेशन को हमें कम करना होगा। तो ये जो दूसरा इंसुलेटर जो सीरीज में हम पिन टाइप को लगाते हैं इसको हम सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि सस्पेंशन मोड में है। जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है उसको हम 33 किलो वोल्ट से अधिक पे यूज करते हैं, राइट। और ये जो है यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पोर्सलिन डिस्क आर कनेक्टेड सीरीज इन लिंक फॉर स्ट्रिंग, मतलब सीरीज ऑफ नंबर ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर या इंसुलेटर को यूज करके हम जो है सस्पेंशन इंसुलेटर बनाते हैं। सॉरी। द कंडक्टर इज सस्पेंशन एट बॉटम एंड ऑफ, मतलब ये बॉटम में हमारा क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म से यही क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म से हमारा कंडक्टर जो होता है अटैच होता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने बहुत टाइप के डिस्क हमने लगाया है सीरीज में, और यहाँ से क्रॉस आर्म है और यहाँ से कंडक्टर को फंसा के हम हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर बनाते हैं। और इसकी रेटिंग जो होता है 33 किलो वोल्ट से अधिक होता है, ये आप ज़रूर याद रखो। आगे अगर हम बात करें तो अगर द इंस्टेंट ऑफ वर्किंग वोल्टेज, मतलब इसको 66 केवी तक यूज करते हैं, और 66 केवी के लिए 6 डिस्क को हम सीरीज में लेते हैं। वही हमने बताया कि एक डिस्क जो है 11 केवी तक हमारा यूज किया जाता है। ये 66 किलो वोल्ट तक हमारा जो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंसुलेटर की बात करें, स्ट्रेन इंसुलेटर। ये जो इंसुलेटर है ये जो है कहाँ, जहाँ मोड़ आता है, जहाँ डेड लाइन आता है, वहाँ हम इसका यूज करते हैं। जहाँ मतलब ओवर ब्रिज आया या रेलवे क्रॉसिंग आया, मतलब क्रॉसिंग के लिए हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। देखो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ऐसा होता है, मतलब तार को मोड़ने के लिए, सस्पेंस मतलब स्ट्रेन करने के लिए, यहाँ से हम वायर को मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर हुआ। अगर इसकी बात करें तो वही जो हमने बताया, जहाँ भी डेड एंड है, जहाँ भी कॉर्नर है, शार्प एंड है, या ओवर मतलब ब्रिजेस आए, वहाँ हम इसको यूज करते हैं। और ये भी लो वोल्टेज के लिए, मतलब लेस देन 11 केवी के लिए हम इस इंसुलेटर का यूज करते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इसका यूज किया जाता है, इसको हम ट्रांसमिशन लेवल पे यूज नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। और ये डिस्क टाइप जो डिस्क ऑफ इंसुलेटर है ये वर्टिकली हम यूज करते हैं इसको। व्हेन द टेंशन लाइन इज एक्सटीडेड हाई, मतलब अगर हाई हमारा एक्सटेंशन, जैसे लॉन्ग रिवर, जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया कि जहाँ भी हमें क्रॉसिंग या जहाँ भी मोड़ आए, हम बस इतना आप याद रखो कि इसको 11 केवी से नीचे के लिए यूज करते हैं, और जहाँ भी मोड़, जहाँ भी ओवर ब्रिज आए, वहाँ हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा मतलब पहले जो होता था सेकल इंसुलेटर, अभी इसके नीचे पड़ेंगे, उसको यूज करते थे, लेकिन आज न्यू में हम इसको स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। और ये जो है लो फ्रीक्वेंसी पे हम इसको यूज करते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी और लो हमारा वोल्टेज रेटिंग मैंने बताया, इसको यूज करते हैं। और ये मतलब जो है हमारा इंसुलेटर है, इसको आइदर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। और मतलब हर चीज़ को मैं नहीं पढ़ूंगा यार, बहुत टाइम हो जाएगा, आप पढ़ लेना पीपीटी। कैन बी डायरेक्टली यूज टू, मतलब नट बोल्ट यूज करके हम क्रॉस आर्म बनाते हैं और इसको हम फंसा लेते हैं, और डेड एंड हम ले लेते हैं। ये जो है सेकल इंसुलेटर है। सेकल इंसुलेटर जो है पहले, जहाँ भी डेड एंड, जहाँ भी हमारा क्रॉस आर्म ओवर ब्रिज था, हम पहले यूज करते थे ईयरलियर डे। बट नाउ इसका एडवांस वर्जन जो है सेकल टाइप इंसुलेटर, अभी हमने दिखाया। सॉरी, इसका एडवांस वर्जन जो है ये सेकल इंसुलेटर है, इसका एडवांस वर्जन जो है ये है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। देख सकते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है। तो इसका भी वही होगा कि जहाँ भी डेड एंड आता होगा, साइकिल टाइप जो आपका इंसुलेटर है, इसका डिजाइनिंग ऐसे है, एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर लास्ट हम इंसुलेटर की बात करें तो ये हमारा, ये जो है ग्लास टाइप इंसुलेटर होता है, मतलब ग्लास का हम बनाते हैं। देख सकते हैं ये ग्लास है, ग्लास में शीशे का जो इंसुलेटर होता है, जो आप जानते हो ग्लास भी इंसुलेटर है, नॉन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसको भी एज ए इंसुलेटर हम यूज करते हैं इन ट्रांसमिशन लाइन, इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जो आपका टॉपिक था इंसुलेटर, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। अब जो है बिल्कुल देखिए टाइम क्या हुआ, 33 मिनट। बिल्कुल वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर का, जो कि आपकी बुक या आपके क्वांटम से मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। ये मैंने डिप्लोमा से लिया हुआ है। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस समय मुझे समझ में आया था, मैंने वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल आता है, इसको तो बिल्कुल आप मतलब इसको आप स्किप नहीं कर सकते, समझने की कोशिश कीजिएगा, भले टाइम लगे। मैं आपको धीरे धीरे ही समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन समझाऊँगा। देखो सबसे पहले जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, इसमें आप जानते होंगे कि जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आता है तो कैपेसिटेंस आ जाता है। जब कैपेसिटेंस आता है तो दो टाइप के आपने कैपेसिटेंस पढ़ा होगा, अगर फोर्थ यूनिट आपने पढ़ा है तो सबसे जो ये जो होता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ये जो होता है सीरीज कैपेसिटेंस होता है।
हर हमारा जितने भी हम कंडक्टर यूज करेंगे उसके बीच में एक सीरीज कैपेसिटेंस एक म्यूचुअल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसके लिए हम E1 वोल्ट लेंगे, इतने के लिए E2, इतने के लिए E3, ये टोटल E हमारा वोल्टेज कितना है वही हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ से जब डिराइव करेंगे तो सबसे पहले आप जानते होंगे फॉर करंट, आप जानते होंगे I इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस हम यूज करें, कैपेसिटेंस के लिए 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ से हमारा I के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा सी इंटू ई हो जाएगा। ये समझ में आया ना क्या हमने समझाया। I इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ पे R जो है हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ से ओमेगा सी हो जाएगा, I इक्वल टू इतना। और आप जानते होंगे कि स्ट्रिंग जो फैक्टर होता है, आप पढ़े होंगे या पढ़ लीजिए, स्ट्रिंग फैक्टर जो की होता है वो जो होता है CS/CM, जो सीरीज होता है, सीरीज कैपेसिटेंस म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और रेशियो ऑफ सीरीज कैपेसिटेंस टू म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ये हमारा टावर ये अर्थ है जो भी है। अब हम ये हमारा लास्ट में कंडक्टर है, ये देख सकते हैं जो हमने फिगर बनाया वही हमने लिखा है, यहाँ पे बताया भी है बहुत अच्छे से। जो CS है वो शंट कैपेसिटेंस है, और जो एम है CM जो है, ये जो है हमारा म्यूचुअल या सेल्फ कैपेसिटेंस है, सेल्फ कैपेसिटेंस कह सकते हो या म्यूचुअल कैपेसिटेंस कह सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखो मतलब किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा I2 है। I2 जो है दो ब्रांच में बट रहा है। I2 जो है दो ब्रांच में बट रहा है। देखो हमारा ये है जो है I2 जा रहा है, इधर जाने के बाद I1 हो जा रहा है, और इधर जाने के बाद IA हो जा रहा है। तो I2 इक्वल टू I1 प्लस IA हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना। I2 इक्वल टू क्या हो गया, I2 इक्वल टू I1 प्लस IA। यहाँ से I2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, I2 के लिए देखो I2 के लिए हमारा E2 वोल्टेज है, और इन दोनों के लिए हमारा E1 वोल्टेज है। तो बस हम I1 जो हमने ऊपर लिखा था, I इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा सी लिखा था। तो I1 के लिए अब क्या हो जाएगा, I1 के लिए ओमेगा सी E1 हो जाएगा। इसीलिए I1 के लिए इतना हो जाएगा। I1 के लिए अगर IA के लिए निकाले, देखो यहाँ से IA के लिए अगर निकाले तो ओमेगा IA के लिए ओमेगा सी E1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे E1 वोल्टेज आ रहा है इसमें। तो यही हम जब लिखेंगे ओमेगा CM, ये देखो I2 जो है CM होगा, और यहाँ पे देख लो I2 जो है CM, ठीक है। ये भी हमारा कैपेसिटिव जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस के कारण ये दोनों है, लेकिन ये जो है सीरीज कैपेसिटेंस के कारण आ रहा है। तो यही हमने IA इक्वल टू ओमेगा CS/E1 लिखा है। और आपने देखा अभी कि K इक्वल टू 1 मिनट, K इक्वल टू आपने क्या देखा, K इक्वल टू CS/CM देखा, K इक्वल टू यहाँ पे K इक्वल टू CS/CM देखा। तो यहाँ से CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू CM आएगा ना। तो वही जो है CS की जगह पे हम पुट करेंगे, जो हमारा ये CS है, CS की जगह पे CM हमने पुट किया। यहाँ से CM हमने कैंसिल किया कॉमन करके, तो हमारा E2 इक्वल टू फाइनली E1 प्लस KC1 आया। इतना समझ में आ गया आपको कि E2 इक्वल टू हमारा क्या है, E2 जो हमारा वोल्टेज जो है, E2 वोल्टेज है वो E1 1 प्लस के आया। जो हमारा E2 वोल्ट है यहाँ पे E2 जो आया, E2 बराबर क्या आया, E2 बराबर 1 प्लस के E1 आया ना। देखो यही आया ना, 1 प्लस के E1। अब हमने E2 निकाला, अब E3 निकालने के लिए क्या करेंगे, E3 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं। जो हमारा E3 निकालने के लिए I3 इसमें जा रहा है, I3 जो है ये I2 प्लस ये दोनों का सम हो जाएगा, I2 प्लस I1 है ना। तो यही है जो हमारा E2 जो हो रहा है, ये भी दो पार्ट में बढ़ रहा है, एक जो है ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो यही हमने लिखा हुआ है कि जो हमारा I3 जो है, I3 जो है I2 इंटू IB हो गया, और हमारा IB जो है, IB यहाँ पे देखो ओमेगा C3 E1 प्लस E2। जो हमारा IB जा रहा है, ये इसमें E1 भी जा रहा है, E2 भी जा रहा है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखो इसको समझाने के लिए स्मार्ट बोर्ड की नीड है, लेकिन मैं अपना पूरा बेहतर से बेहतर प्रयत्न करता हूँ कि आपको समझ में आए। जो हमारा IB जो है, इन दोनों की कम्बिनेशन जो वोल्टेज है दोनों का समय इधर जाएगा, लेकिन इसमें I3 जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि I3 इजकल टू IB प्लस I2, समझे ना, I2, ठीक है। तो नाउ जब हम इसको भी लिखेंगे ओमेगा आई इक्वल टू आपने देखा तो ऊपर हमने कैसे लिखा था, तो ओमेगा CM I3, और इसके लिए ओमेगा CM E2 हो जाएगा। लेकिन ओमेगा CS E1 प्लस E2 देखो इधर भैया जो है IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा CS, क्योंकि सीरीज कैपेसिटेंस है, और E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि इसमें E1 प्लस E2 जा रहा है। अब फिर CS की जगह हम क्या लिखेंगे, CS की जगह यहाँ से हमने K इक्वल टू CS/CM निकाला था, तो फिर CS की जगह पे KCM लिखेंगे। फिर यहाँ से सभी देखो, यहाँ लिखने के बाद सभी CS हमने काट दिया, देखो फिर हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ से जब CM सब काटेंगे तो फाइनली हमारा E3 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
E3 इक्वल टू, देखो यहाँ पे E3 इक्वल टू हमारा E2 प्लस इतना आया। अब हमने जो E2 हमने वैल्यू फाइंड किया था, अब E2 हमने यहाँ रखा, यहाँ हम E2 की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। जब E2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, देखो E2 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा E3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, E3 की वैल्यू 1 + 3k²। वही हमने E3 की वैल्यू निकाला, E3 की वैल्यू हमारी इतनी आ गई 1 + 3k² मतलब सभी को E1 के फॉर्म में निकाल के हम फार्मूला को जनरलाइज और स्मॉल फार्मूला बनाने वाले हैं। तो हमने E2 की वैल्यू निकाला, E2 की वैल्यू हमारा 1 + k E1 आया, E3 की हमने वैल्यू निकाला, 1 मिनट, E3 की भी वैल्यू हमने निकाला, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, टोटल ई निकालेंगे। टोटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें E1 की वैल्यू मालूम है, E2 की वैल्यू मालूम है, अब हम E3 की वैल्यू भी मालूम कर लिए, टोटल ई निकालेंगे। टोटल ई के लिए क्या होगा, E1 तो E1 ही रहेगा, E2 बराबर हमने निकाला था, E3 बराबर भी हमने निकाला था। देखो एक बार और समझा देते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। E2 बराबर हमने इतना निकाला, कैसे निकाला हमने समझाया। E3 बराबर हमने इतना निकाला, कैसे निकाला ये भी समझाया। नहीं समझ में आया पीछे जाओ, फिर देखो, फिर नहीं समझ में आता है कमेंट करो, ठीक है। मैं अगर टाइम मिलेगा तो कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो टोटल ई जो है E1 + E2 + E3 ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे अभी आगे, तो E1 + E2 + E3 बराबर ई आया। तो हम टोटल जो वोल्टेज है ई का वो निकालने के लिए तीनों को ऐड करेंगे, E1 E2 की वैल्यू यहाँ, E3 की वैल्यू यहाँ, तो हमारा टोटल ई की वैल्यू 3 + 4k + k² E1 आ गया। यहाँ सब क्या करेंगे, E2 की वैल्यू लिखेंगे, E2 की वैल्यू इतना आ रही थी, E3 की वैल्यू इतना आ रही थी, E1 की वैल्यू इतना आ रही थी। अब सब को हम जब डिवाइड करेंगे, E2 की वैल्यू हमारी इतना आ रही थी, लेकिन E1 की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी E2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। जब सब में E1 नीचे था, ठीक है, इसमें भी E1 था, इसमें भी E1, जब E1 बराबर 1 वोल्ट कंज्यूम कर मतलब लेट करके सब डिवाइड करेंगे तो E1 E2 E3 E4 मतलब सब में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, E1 E2 और E3 में। तो ये रिलेशन से जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, आप निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होता है, स्ट्रिंग का एफिशिएंसी कितना है उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है E × N × E3। मतलब अगर हम बताएं तो मतलब स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज अपान नंबर ऑफ कंडक्टर कितनी हो जा रहा है और किस कंडक्टर के नियर बाय इंसुलेटर का हम वोल्टेज ले रहे हैं वो, और मल्टीप्लाई बाई 100 निकालेंगे, वही हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल समझ में आपका हो गया। ई जो है हमारा टोटल वोल्टेज है, देखो ई हमारा यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, ठीक है। ये जो हमारा टोटल वोल्टेज है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर इन, और नियर कंडक्टर के नियर कौन सा इंसुलेटर है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको फिगर समझाएं, देखो ये हमारा कंडक्टर के नियर बाई वोल्टेज क्या है E3, तो वहाँ पे हम E3 निकालेंगे। तो वहाँ पे हम फार्मूला E3 का मतलब निकालेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, जो हमारा E3 का वोल्टेज आएगा यहाँ पे रखेंगे, तो इससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। अब जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आता भी है, हमारे सिटी में भी आया था और आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। इनके 4 मतलब मेथड होते हैं। पहले इंसुलेटर डिज़ाइन मेथड, दूसरा जो होता है क्रॉस आर्म डिज़ाइन मेथड, तीसरा जो होता है कैपेसिटर ग्रेडिंग मेथड, और चौथा जो होता है स्टैटिक शील्डिंग मेथड। सभी को हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। अभी आपने देखा पहला मेथड जो होता है वो इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ का क्रॉस आर्म मेथड होता है। क्रॉस आर्म क्या होता है, देखो क्रॉस आर्म नॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलेटर, अगर सभी हम इंसुलेटर को इक्वली डिज़ाइन कर दें तो हमारा इससे जो होगा, हम मतलब अच्छे से हम जो है स्ट्रिंग की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे, इंसुलेटर जो है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन जो नियर बाई हमारा कंडक्टर जो है, मैं मान के चलिए यहाँ से कंडक्टर, वहाँ जो है इंसुलेटर अगर डिज़ाइन जो है क्रॉस आर्म है उसको अगर डिज़ाइन में बड़ा रखें, जैसे जैसे ऊपर जाओ छोटा रखें, तो ऐसे जो है हम डिज़ाइनिंग करके जो हमारा वोल्टेज है नॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंसुलेटर की अक्रॉस जो है नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके लिए जो वोल्टेज V1 V2 V3 है वो किसी की इक्वल नहीं है। ये मतलब 33 किलो वोल्ट तक हम क्रॉस आर्म डिज़ाइन का मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी हमने बताया था जो स्ट्रिंग रेशियो होता है वो CS/CM होता है और C = T/D होता है। जब ये D डायमीटर बढ़ाएंगे, किसी भी इंसुलेटर या क्रॉस आर्म का डायमीटर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, जब CS घटेगा तो हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी घटेगा, ठीक है ना। और जब स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर हमारा घट रही है तो हमारा कॉस्ट जो है वहाँ पर बढ़ेगा। कॉस्ट हमारा मतलब हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छा से अच्छा हो, तो इसके लिए ये हमारा पहला मेथड है कि क्रॉस आर्म का डिज़ाइन करके हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा यार, जाहिर सी बात है। तो हम चाहते हैं कि
क्रॉस आर्म का ही डिज़ाइन करके हम स्ट्रिंग का जो एफिशिएंसी है उससे अच्छा कर लें। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है इंसुलेटेड डिज़ाइन मेथड। ये भी आपने जानते होंगे, सीएम को अगर बढ़ाएंगे मतलब इसके बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा स्ट्रिंग की एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि सी इक्वल टू सेलेन टी बाई डी होता है। जब एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, और हम कभी भी कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो दूसरा क्या कर लेंगे, इंसुलेटर के डिज़ाइन, जो इंसुलेटर डिज़ाइन पिन टाइप जैसा भी था उसके डिज़ाइन को ही हम चेंज कर लेंगे। जब इंसुलेटर के डिज़ाइन को हम चेंज कर लेंगे, मतलब बड़ा छोटा कर लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो है स्ट्रिंग का एफिशिएंसी अच्छा होगा और हम कम पैसे में ही मतलब एफिशिएंसी अच्छा कर लेंगे। तीसरा मेथड जो होता है कैपेसिटर ग्रेडिंग मेथड है। कैपेसिटर ग्रेडिंग मेथड जो होता है इट्स नॉन इकोनॉमिकली बिकॉज वी हैव टू मेक अनदर टाइप ऑफ इंसुलेटर। मतलब अनदर टाइप ऑफ इंसुलेटर बनाना था, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो इंसुलेटर डिज़ाइन मेथड होता है। कैपेसिटर ग्रेडिंग मेथड क्या होता है, जो हमारा ये लास्ट और सबसे अच्छा मेथड जो होता है, ये जो होता है स्टैटिक शिल्डिंग या गार्ड रिंग मेथड। जैसे आपने देखा था आपका स्ट्रिंग मेथड, मतलब जैसे ये हमारा कंडक्टर हो गया, ये रिंग हो गया, यहाँ से इस हमारा सी एम जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस था, ये सीरीज हमारा कैपेसिटेंस था। तो मतलब इनमें वोल्टेज इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंडक्टर लेंगे, एक गॉड रिंग लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे और इसको यहाँ से अटैच कर देंगे दूसरे में सीरीजली। तो यहाँ भी कैपेसिटेंस, यहाँ भी कैपेसिटेंस आ गया, जिसके कारण जो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है कंडक्टर के पास, वो जो होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ऊपर के हमारे जो स्ट्रिंग हैं उनमें भी हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम स्ट्रिंग का एफिशिएंसी जो है बढ़ा लेंगे। गॉड रिंग इज यूजुअली लार्ज मेटल रिंग सराउंडेड बाई बटम यूनिट एंड कनेक्टेड टू मेटल। मतलब मेटल से जो कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमारा स्ट्रिंग की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो फाइनली ऑब्वियसली कितना टाइम लगा, 46 मिनट। इस वीडियो को बनाने में मुझे 46 मिनट लगा। ये यूनिट पूरा अच्छे से हमने, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमने टॉपिक को छोड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा शुरू से लेकर लास्ट तक, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो। और जितना भी था मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको वन शॉट में जो आपका यूनिट नंबर 3 है उसको कवर किया जाए, और हमने कवर भी कर दिया। एक बार देख सकते हो सब चीज़ हमने बताया, सैग क्या होता है, वाइंड प्रेशर क्या होता है, फिर से वाइब्रेशन क्या होता है, ओवरहेड लाइन मतलब एप्लीकेशन क्या होता है, कितने टाइप का इंसुलेटर होता है, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, मेथड ऑफ मतलब पोटेंशियल जो आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने का मेथड होता है। सब चीज़ हमने कवर किया है, इसलिए बोला था सबसे छोटा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। देख सकते हो सबसे कम वीडियो मतलब सबसे कम मिनट का हमारा ये यूनिट नंबर 3 का हमारा वन शॉट बना, क्योंकि इसमें टॉपिक कम दिए हुए हैं। और इससे भी छोटा आपका यूनिट नंबर 5 है। तो यूनिट नंबर 5 का भी वीडियो मैं सोचूंगा आज या कल तक अपलोड कर दूं। तो अगर यूनिट नंबर 5 अपलोड करता हूं तो यूनिट नंबर 4 जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी समझने में टाइम लगता है। एग्ज़ाम के पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि सभी आपके जो भी वन शॉट हैं उनके वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो फाइनली प्लीज़ अगर वीडियो आपने देखा तो अपना एक पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।